जाता है। वहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए गहरी सोच में पड़ जाता है। चाय पीने के लिए बाइक पे निकलता है। सर्कल के पास ट्रैफिक पुलिस कुछ लोगों को समझाते रहता है। उसी तरफ जाते हुए चंद्रबाबू को पुलिस पकड़ लेता है। सर क्या हुआ, आपने मुझे क्यों पकड़ा? तुमने हेलमेट नहीं पहना और वो कानून के खिलाफ है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका है। गलती हो गया है सर, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। ठीक है, फाइन भर के जाओ। फाइन कितना है सर? 500। उसके बाद चंद्रबाबू चाय पीने के लिए जाता है। चाय पीते हुए उसे एक विचार आता है, वैसे तो मैं यहाँ एक व्यापार शुरू करने के लिए आया हूँ ना, तो क्यों ना मैं एक हेलमेट का दुकान खोलूं। चंद्रबाबू का दुकान तैयार हो जाता है और खुलने के बाद हर रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। इसीलिए वो एक भरोसेमंद को दुकान में काम करने के लिए लगाता है। उसका नाम संतोष है। मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ संतोष। जी साहब, मैं यहाँ दुकान संभालूंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था और बहुत लाभ भी आता है। लाभ को देख संतोष लालची बन जाता है। हमेशा की तरह चंद्रबाबू जब कुछ काम पे बाहर जाता है तो उस समय में संतोष कुछ पैसे चुरा लेता था दुकान से और चंद्रबाबू को कोई शक नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संतोष, तुम्हारा वेतन कम है ना? जी साहब। ठीक है, अब से तुम्हारा वेतन होगा 10,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब से इस दुकान का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, ठीक है? मुझे गांव जाना होगा, वहाँ कुछ काम है। 10 दिन बाद आऊंगा। जी साहब, आप कहने तक मैं दुकान का बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। चंद्रबाबू के गांव जाने के बाद हर रोज के पैसे में से आधा संतोष ले लेता था। 10 दिन बाद चंद्रबाबू उसकी बेटी के साथ हैदराबाद आता है और सीधा उसकी दुकान पहले जाता है। इन 10 दिनों में कितने पैसे आए हैं संतोष? 50,000 साहब। अरे ऐसे कैसे? हर रोज का हमें 10,000 मिलता था ना, इतना कम कैसे हो गया? चंद्रबाबू को उस पे शक आता है, मगर वो कुछ कहे बिना वहां से चले जाता है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, मेरे गांव आने से पहले हमारा दुकान लाभ में चल रहा था, लेकिन इन 10 दिनों में बहुत कम हो गया है। लगता है कि हेलमेट ज्यादा नहीं बिक रहे हैं। पापा, शायद संतोष कुछ पैसे ले रहा है। अरे नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा, बहुत ईमानदार है वो। अच्छा ठीक है पापा, आप आके पहले खाना खा लीजिए। सुबह के समय में दिव्या दुकान को किसी के आने से पहले एक सीसी कैमरा लगवाती है और वहां से चले जाती है। हमेशा की तरह रोज के पैसों में से कुछ संतोष ले लेता है और ये सब दिव्या सीसी कैमरा के फुटेज में देखती है। लेकिन सीसी कैमरा के बारे में दिव्या के अलावा और किसी को नहीं पता था। दिव्या उसके पिता को ये सब दिखाती है और चंद्रबाबू को बहुत गुस्सा आता है। संतोष, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं किया साहब। हर रोज दुकान से तुम ही पैसे निकाल रहे हो। अयो नहीं साहब, मैंने नहीं लिया। ये लो सबूत। उसे देख संतोष के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहब, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे भरोसे पे मैंने इस दुकान को छोड़कर अपने गांव गया हूँ और तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं हो सकता है। अगर कोई हम पे भरोसा रखता है तो हमें उनका भरोसा ऐसे नहीं तोड़ना होगा। धोखा देना बुरा है। बहुत समय पहले नितेश नामक एक आदमी एक छोटी सी गांव में रहता था। वो एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। वो छोटी उम्र से ही अपने पिता की तरह मटके में कुल्फियाँ बना के उसके बाद उन पे रंगीले बर्फ भर के उन्हें बेचता था। कुल्फी, कुल्फी, मलाई कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, बादाम कुल्फी, रोज कुल्फी, ले लो भाई ले लो। घर पे बनाए हुए ताजा कुल्फी, सिर्फ 5 रुपए में आपके मनपसंद कुल्फी। सभी बच्चे
उसके जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी बात सुन के उसके बनाए हुए कुल्फी स्वादिष्ट रहने पर उन्हें खरीदते थे। ऐसे उसकी कुल्फी का व्यापार अच्छा चलता था। एक दिन जब नितेश कुल्फियाँ बेच रहा था, उसके पास एक बालक आता है। अंकल, जरा ये लेके मुझे एक कुल्फी देना। तुम सोने का चेन के बदले में कुल्फी मांग रहे हो? किसका है ये? ये चेन मेरी माँ का है। उन्होंने मुझे कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैंने उनको बताए बिना ये चेन लेके आया हूँ। ये लेके मुझे कुल्फी दे दो। तुम्हारे माँ को बताए बिना ऐसे इतनी महंगी चेन लाना गलत है ना बेटा, ऐसे नहीं करते। ये चेन अपने माँ को वापस कर दो। मुझे तभी पैसे दो जब तुम्हारे पास है। ऐसे कह के उस बच्चे को कुल्फी देके वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो कुल्फी खाते हुए चल रहा था, उसे एक और कुल्फी बेचने वाला दिख जाता है और वो सोचता है, अगर मैं इस अंकल को भी ऐसे ही सोने का चेन दूंगा तो वो पहले अंकल की तरह मना करके मुझे मुफ्त की कुल्फी दे देंगे और मैं 2 कुल्फियाँ खा सकता हूँ। ये ऐसे सोचकर उसके हाथ में रहे कुल्फी को जल्दी से खत्म करके उस दूसरे आदमी के पास जाता है। अंकल अंकल, ये चेन लेके मुझे कुल्फी दीजिए ना। ठीक है बेटा, 1 कुल्फी क्या 2 लेके खाओ। ऐसे कह के बबलू के पास से वो चेन लेके उसे 2 कुल्फियाँ दे के वहाँ से चला जाता है। बबलू अपने दोनों हाथ में कुल्फियाँ देख खुश होके चेन के बारे में भूलकर खाते हुए वहाँ से घर चला जाता है। इतने में बबलू की माँ सोने का चेन ना दिखने पर घर पूरा ढूंढती है और तभी बबलू घर आता है। बबलू, क्या तुमने मेरा सोने का चेन देखा है बेटा? यहीं पे रखा था। अरे रे, 2 कुल्फियाँ मिलने की खुशी में मैं तो चेन के बारे में भूल गया ना। अब अगर मैं माँ को ये बताऊंगा तो मुझे पक्का डांटेगी। अब मैं माँ से क्या कहूँगा? ऐसे वो मन में सोचता है। क्या हुआ बबलू, मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। हाँ, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चेन ढूंढो। शायद मैं यही कहीं भूल गई। वो बहुत महंगा है बेटा। ठीक है माँ। और ऐसे बबलू उसके माँ के साथ चेन ढूंढने लग जाता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। बहुत समय बाद जब उसकी माँ ढूंढ ढूंढ के चेन ना मिलने पर थकान के मारे दुखी होके बैठ जाती है। बबलू उसके माँ को दुखी देख सोचता है, उस चेन के खो जाने पर ही माँ दुखी है। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को सच बता दूंगा। ऐसे अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आपके डांटने के डर से मैं सच नहीं बता पाया। मैं कुछ नहीं कहूँगी बेटा, सच क्या है? माँ, आपने कुल्फी खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए ना, तो मैंने आपके सोने के चेन लेके कुल्फी वाले को देकर उससे कुल्फी लिया। 5 रुपए की कुल्फी के बदले में तुमने इतना महंगा चेन दे दिया। ऐसे करना गलत है बबलू, ऐसे फिर कभी मत करना। उस कुल्फी वाले को पहचान सकोगे? हाँ माँ, पहचान पाऊंगा। उसके ऐसे कहने पर बबलू की माँ अगले दिन कुल्फी बेचने वालों का इंतजार करती है। ऐसे दोपहर के समय में नितेश जब उस तरफ आता है तो बबलू की माँ उसके पास जाके कहती है, क्या तुम कल भी यहाँ आके कुल्फी बेचे? जी हाँ। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बच्चा अगर भोलेपन में आके तुम्हें एक महंगी चेन के बदले में कुल्फी मांगेगा तो ले लोगे क्या? हाँ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम कुछ मत कहो, मेरे ही बेटी की गलती है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मुझे मेरा चेन दे दो और मैं चली जाऊंगी। मैडम, मैंने वो चेन नहीं लिया। मैंने उस बच्चे को कहा भी कि वो चेन उसके घर में वापस लौटा दे। उसने आपको आके नहीं दिया। चेन देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने बेटे को बुला के पूछिए तो सही। बबलू, बबलू। हाँ माँ। बबलू, क्या यही वो आदमी है जिसको तुमने मेरा सोने का चेन दिया? नहीं माँ। और ऐसे वो अपने माँ को नितेश के साथ जो भी हुआ समझाता है। कल मेरे इस तरफ आने की वजह से ही मुझे सोने का चेन मिला था। काश आज भी ऐसा कुछ हो।
ऐसे सोचते हुए उस तरफ जा रहे कुल्फी वाले को बबलू देखता है। माँ, माँ वही वो अंकल है जिन्होंने मुझसे चेन लेके कुल्फी दिया था। कल तुमने मेरे बेटे को कुल्फी देके चेन लिया था ना, वापस कर दोगे कि सबको बुलाऊं? अब ये बच्चा इतना जोर से कह रहा है कि मैंने ही लिया है तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा, वरना उसकी माँ सबको बुलाएगी। लालच के मारे यहाँ आना अनावश्यक था। चेन दिए बिना क्या सोच में पड़ गए हो तुम? मुझे माफ कीजिए दीदी। ऐसे वो आदमी उसका गलती मानकर उसके पास के सोने का चेन बबलू के माँ को दे देता है। बच्चे मासूमियत में अगर आके महंगी चेन के बदले में अगर कुल्फी मांगे तो क्या दे दोगे? उन्हें इतना भी नहीं बताओगे कि वो गलत है? उस कुल्फी वाले ने ऐसे ही लालच के बिना मेरे बच्चे को गलती करने से रोका था। आइंदा ऐसे कभी मत करना, इस आदमी से सीखो। मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपकी गलती के बिना आपको निंदित किया। कोई बात नहीं जी, मुझे बस खुशी है कि आपको आपकी चेन मिल गई। बेटा ऐसे कभी मत करना। मैंने सोचा कि वो अंकल भी आपकी ही तरह चेन लौटा देंगे। सब लोग एक जैसे नहीं होते बेटा, अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं। इसीलिए घर में अपने माँ बाप को बताए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आगे से ऐसे नहीं करूँगा अंकल, ऐसे कहकर खुशी से अपने माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? सभी लोग नितेश की तरह ईमानदार नहीं रहेंगे। हमारे चारों ओर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के लोग रहते हैं। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लेना अच्छा है। किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पास व्यापार करने के पैसे तो थे, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सा व्यापार शुरू करे। इसीलिए वो इस विषय में फैसला लेने के लिए अपने पिता के साथ चर्चा करता है। पिताजी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपके दिए हुए पैसों से मैं कौन सा व्यापार शुरू करूं। अरे उसमें क्या है, पकौड़ी का व्यापार शुरू करते हैं। पकौड़ी का व्यापार? हाँ बेटा, हमारे गांव में जलेबियों का में जो व्यापार नहीं है, अगर तुम करोगे तो अच्छा लाभ पाने का मौका होगा। सिर्फ सादा पकौड़ी कौन खरीदेगा पिताजी? इसीलिए हम सिर्फ सादा पकौड़ी नहीं बनाएंगे, तो फिर चिकन पकौड़ी, फिश पकौड़ी, मिर्ची पकौड़ी, आलू पकौड़ी, प्याज के पकौड़ी, अंडे के पकौड़ी जैसे अलग अलग तरह के पकौड़ी बनाएंगे। ऐसे हमारा व्यापार को बहुत लाभ मिलेगा। रितेश को अपने पिताजी के बात सच लगे, परंतु मुझे इतने प्रकार के पकौड़ी बनाना नहीं आता है ना पिताजी। मुझे भी तो बनाना नहीं आता। हम खुद इन सब के विधि बनाएंगे और इसके लिए तुम्हारी माँ भी सहायता करेगी। ऐसे कहकर रितेश के पिताजी रितेश को प्रोत्साहित करते हैं। फैसले के अनुसार पकौड़ी को बनाने के सामग्री रितेश खरीद के रसोई घर में इकट्ठा कर रहा होता है कि उसके पिताजी पके हुए अंडों को 2 हिस्सों में काट रहे होते हैं और रितेश की माँ पकौड़ी के लिए बेसन का मिश्रण तैयार कर रही होती है। बनाए हुए मिश्रण को 6 अलग अलग बर्तन में बराबरी से रितेश की माँ डालती है। रितेश के पिताजी पहले बर्तन में कटे हुए अंडे, दूसरे बर्तन में कटे हुए प्याज, तीसरे बर्तन में कटे हुए मिर्ची, चौथे बर्तन में कटे हुए आलू, 5वें बर्तन में कटे हुए केले और छठी बर्तन में कटे हुए चिकन के पीसेस डालते हैं और फिर एक एक करके उन सारे अलग तरह के पकौड़ी को तेल में तलते हैं। रितेश जब पकौड़ी का स्वाद देखता है तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगता है। फिर वो अपने पिताजी के बातों को सच मानकर पकौड़ी के व्यापार को दृढ़ निश्चय से शुरू करता है। ऐसे शुरू हुआ था रितेश की जीत की कहानी। 15 साल बाद
वही पकौड़ी का व्यापार रितेश को सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत घमंड और कठोर बना देता है। दूसरी ओर रितेश के पिताजी को बहुत दिनों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और सुनाई भी नहीं दे रहा था। इसीलिए वो रितेश को चिकित्सा करवाने के लिए पूछने की प्रयत्न करते हैं, पर रितेश कभी उनको समय ही नहीं देता था। इसीलिए रितेश के पिताजी खुद अस्पताल जाने का निश्चय करते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने के कारण रितेश के दुकान को निकल पड़ते हैं। अरे रितेश बेटा, कुछ दिनों से न कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। चिकित्सा के लिए 3,000 रुपयों की जरूरत है, थोड़ा मदद करो ना बेटा। क्या 3,000 रुपए? उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। पर बेटा, कल ही तो तुमने बहू को बताया था कि हर रोज तुम्हें 30,000 मिलते हैं। आप पहले यहाँ से चलिए, कह रहा हूँ ना पैसे नहीं है। और घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद चिकित्सा के पैसे मांगने रितेश के पास गया था, पर उसने ये कहकर भेज दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या 3,000 के लिए उसने ऐसा कह दिया? व्यापार तो अच्छा चल रहा है ना। शायद उसको हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं। बहू ने भी खाना सिर्फ उन दोनों के लिए बनाया है, मैंने हम दोनों के लिए खाना बनाया है। तो फिर यही है, हमारा यहाँ रहना वो दोनों चाहते ही नहीं है। चलो इसी रात को यहाँ से निकलते हैं। ऐसे फैसला करके दोनों उसी रात गांव से निकल जाते हैं। माता पिता के लापता होने पर भी रितेश को चिंता नहीं हुई। अगर किसी ने पूछा तो कहता था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं। रितेश को पकौड़ी के व्यापार में लाभ ही लाभ आ रहा था। वो उसके दुकान में 10 और सहायक को काम पे लगा के उनको सारे पकौड़ी के विधि सिखा के काम करवाता था। इसके अनुसार उसने पकौड़ी के दाम भी बढ़ा दिया था। मिर्ची पकौड़े 5 रुपए के 10 पीस, प्याज के पकौड़े 8 रुपए के 10 पीस, आलू के पकौड़े 10 रुपए के 10 पीस, अंडे के पकौड़े 15 रुपए के 10 पीस, चिकन के पकौड़े 20 रुपए के 10 पीस और मछली के पकौड़े 25 रुपए के 10 पीस। पकौड़ी का स्वादिष्ट होने पर लोग भी बहुत आते थे, जिसकी वजह से रितेश का दुकान हमेशा भीड़ से भरा और व्यस्त रहता था और दुकान का लाभ भी दुगना हो गया था। रितेश ऐसे ही उसकी संपत्ति बढ़ाने में दिन भर व्यस्त रहता था और उसकी पत्नी भी अपनी समय अपनी सहेलियों के साथ बिताने में और पैसे खर्च करने में व्यस्त रहती थी और उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताती थी। बच्चों के देखभाल के लिए एक ताई को रख के वो चले जाती थी। रितेश व्यापार और संपत्ति के मोह में पड़कर दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था और उसकी पत्नी उसके सहेलियों के साथ वक्त गुजारती थी। इस वजह से उनके बच्चे बहुत लापरवाही से पले पड़े। रितेश अपने बच्चों को अनुशासन से नहीं बड़ा कर पाया और अपने बीवी को उसकी शौक से दूर नहीं रख पाया। अब रितेश के साथ प्यार से 2 बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। उस समय में उसको उसके माता पिता की बहुत याद आती है। मैं कितना मूर्ख हूँ, प्यार से देखभाल करने वाली माँ और जिस व्यापार को इतने जिम्मेदारी से देखभाल कर रहा हूँ उसका मार्गदर्शन करने वाले पिताजी को मैंने अनादर किया है। न जाने वो कहाँ हैं, क्या कर रहे होंगे। मैं तुरंत उनको ढूंढ के घर वापस लेके आता हूँ। रितेश अपने माता पिता को ढूंढने अपने कार में निकल जाता है। गांव में ढूंढते ढूंढते उसको अपने माता पिता गंदे फटे हुए कपड़ों में नजर आते हैं। ये देख रितेश भाग के उनके पास जाता है और कहता है, आप ऐसे कैसे? ये सब मेरा ही गलती है पिताजी, मुझे माफ कीजिए और कृपया मेरे साथ घर चलिए माँ। रितेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने माता पिता के साथ घर वापस आता है। अपनी पत्नी को बोलता है कि आज से जो भी होगा माँ के अनुसार होगा
और व्यापार का सारा संपत्ति अपने पिताजी के हाथ कर देता है। रितेश सिर्फ सहायकों का और पकौड़ी के विधि का देखभाल करता है और उसकी पत्नी बच्चों का देखभाल और पढ़ाई का ध्यान रखती है। सुख संपत्ति और परिवार का प्यार पाके सब सदा खुश रहते हैं। इस कहानी का नैतिक है, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। परिवार का प्यार और देखभाल से बढ़कर और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है। कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था। और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा।
हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहाँ से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच में थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा, और सो जाता है। ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था, कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।